हेलो। यस, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? तो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। अभी 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं फर्स्ट पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 23 कल हो गया था, राइट? अभी 24 लेते हैं हम लोग। आलोक, दीपक एंड मनीष वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दीपक रिटायर्ड, मतलब जो सेकेंड वाला पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है। ओके, ये क्वेश्चन रेगुलर नहीं है। इसमें क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री फॉर इमीडिएट पेमेंट टू दीपक ऑन रिटायरमेंट एंड प्रिपेयर दीपक्स लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट बनाना है और लोन का सेटलमेंट का बताना है। ओके, सो दीपक retired on 31st March 2025. On this date, his dues, after all adjustments related to revaluation gain loss, accumulated profit loss and goodwill treatment, came out to be rupees 6,40,000. तो चलो अच्छी बात है, मतलब उसको जो देना है वो अमाउंट अवेलेबल हो गया है, मतलब वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये सारी चीज हमको करना नहीं है कैलकुलेट। ही वॉज पेड 40,000 थ्रू फर्नीचर ऑन रिटायरमेंट, मतलब कि 40,000 रुपीज का हमने उसको वर्थ का फर्नीचर प्रोवाइड किया। तो 6,40,000 में से 40,000 का फर्नीचर से एडजस्ट हो गया है। इट वॉज अग्री टू पे द बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विथ इंटरेस्ट एज पर द रेट परमिसिबल बाय एक्ट in the absence of any agreement. First installment being paid on 31st March 2026, मतलब कि आफ्टर 1 ईयर, एंड उसके बाद 1 + 1 ईयर में और पे होते रहेगा 26, 27, 28, 3 इक्वल एनुअल। ओके, तो अब आपको इनमें हमको इसमें क्या करना है? दीपक के रिटायरमेंट के वक्त जो इमीडिएट पेमेंट किया, कैश में नहीं किया, फर्नीचर से किया, एक तो उसकी एंट्री पास करना है और उसके बाद में दीपक्स लोन अकाउंट हमको बनाना है। सो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वेरी इजी। रेट कौन सा लगाएंगे हम लोग? 6%। ओके, अगर कुछ अग्री नहीं किया है तो पार्टनर के लोन पे रेट रहता है 6%। वैसे अब वो रिटायर हो गया तो ही इज नॉट द पार्टनर एनी मोर, बट मतलब आउट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज पर द क्वेश्चन वी विल यूज दैट। जो रिटायर नहीं हुआ है वो पार्टनर होता है और उसके लोन का रेट रहता है 6% इफ नथिंग हैज बीन अग्री। सो चलिए, फिर भी 6% से दे देंगे। तो जर्नल एंट्री तो एक ही पास करना है हम लोगों को, जर्नल एंट्री फॉर इमीडिएट पेमेंट। दिस इज डेटेड 31st March 2025। तो ये एंट्री हो जाएगी दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दीपक के कैपिटल अकाउंट में 6,40,000 का क्रेडिट पड़ा है, उसमें से 40,000 का अभी सेटलमेंट हो रहा है टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग पार्ट ड्यूज टुवर्ड्स द रिटायरिंग पार्टनर पेड बाय फर्नीचर। उसको फर्नीचर हमने प्रोवाइड कर दिया। ओके, बीइंग पार्ट ड्यूज पेड, इमीडिएट पेमेंट मेड बाय फर्नीचर। ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि दीपक का लोन अकाउंट बनाओ। अब वो 6,40,000 में से 40,000 एडजस्ट करने के बाद का जो फिगर है वो 6 लाख रुपीज बचता है, वो दीपक के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और ईयर एंड पे वो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, तो वो हमारी बैलेंस शीट में लोन अकाउंट में दिखेगा। बराबर है? सो लोन अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे 1 अप्रैल, या हम लोग 31 मार्च से ही शुरू कर सकते चाहे तो, 31 मार्च 25 बाय दीपक्स कैपिटल। दीपक के कैपिटल से इतना अमाउंट ट्रांसफर होके आया। कितना अमाउंट आया? रुपीज 6 लाख। और फिर 31 मार्च 25 को ये बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि ये तो अभी इंस्टॉलमेंट भी ड्यू नहीं हो रही है, अभी कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है, तो ये तो अमाउंट लोन अकाउंट में आया। आपको सिंपली ये अकाउंट कब तक के बताना है? जब तक के फुल्ली सेटल नहीं होता। तो बहुत सिंपल है, हर साल ईयर एंड पे हम लोग 1/3 दे देंगे। 6 लाख का 1/3 होता है 2 लाख, और प्लस इंटरेस्ट फॉर दैट पीरियड। तो 31 मार्च 26 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, बट उसके पहले इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे, है ना? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू दीपक्स लोन अकाउंट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन रहेगा 6 लाख पे या 2 लाख पे? पूरे 6 लाख पे। 6 लाख इंटू 6% फॉर द होल ईयर, 36,000 इतना क्रेडिट किया। रुक जाओ, बैलेंस भी तो लिखना पड़ेगा अभी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में हम लोग शिफ्ट कर दिए। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 1 अप्रैल 2025 बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹6 लाख, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ₹36,000, 6 लाख का 6% फॉर द फुल ईयर। और फिर उसी दिन 31 मार्च 26 को ये हमने इतना पेमेंट कर दिया, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक भी लिख सकते हो, सिर्फ बैंक लिख सकते हो, विच विल बी ₹2 लाख प्लस 36,000। समझ रहे हैं सबको? ये क्वेश्चन में टाइम तो कम लगना चाहिए कंपेरेटिवली एज फार एज 6 मार्क क्वेश्चन इज कंसर्न। और फिर अब बैलेंस बचेगा रिमेनिंग 2/3 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट विच विल बी ₹4 लाख, क्योंकि प्रिंसिपल 6 लाख में से 2 लाख अभी पे हो गया। अगर ये समझ गया है आपको अकाउंटिंग के साथ, तो फिर आगे ये सेम चलता रहेगा। ये ईयर एंड पे ये अकाउंट का टोटल लिख दिया। फिर अगले साल बिगिनिंग में 1 अप्रैल 2026 को ये बैलेंस आ गया नीचे ₹4 लाख। 31 मार्च 2027 को इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट विल बी नाउ कैलकुलेटेड ऑन 4 लाख अमाउंट फॉर 6% फॉर 1 ईयर एट 6%, 24,000। एंड नाउ ऑन द सेम डेट जब इंटरेस्ट क्रेडिट किया उस दिन इंटरेस्ट पे भी कर देंगे, तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, लोन अकाउंट डेबिट 2,24,000, क्योंकि 6 लाख का 1/3 यहाँ पर पे हो रहा है प्रिंसिपल में से। और फिर 31 मार्च 27 को फर्दर जो बैलेंस है वो कैरी डाउन। कितना बचा बैलेंस? ₹2 लाख। तो ये 4,24,000 टोटल लिख दिया। लेजर अकाउंट बोला तो इजियर काम रहता है rather देन जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री में नरेशन का भी टेंशन रहता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹2 लाख। अब इस साल के एंड पे इंटरेस्ट क्रेडिट होगा 12,000, है ना? 31 मार्च 2028 इंटरेस्ट कितना रहेगा? 12,000। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एंड दीपक लोन अकाउंट क्रेडिट 2 लाख इंटू 6%, और पूरा 2,12,000 पे हो जाएगा ऑन 31 मार्च 28 टू कैश बैंक अकाउंट। दैट्स इट, and there will be no further balance to be carried forward to the next year. This is the closure of the account. Prepare Deepak's loan account till it is finally paid. ₹2,12,000, 2,12,000. यही एक्सपेक्टेड था ना? क्या पूछा हमसे? यही पूछा है। रेट 6% लिया हम लोगों ने बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट फॉर पार्टनर्स लोन द रेट इज 6%। टेक्निकली ही इज नॉट अ पार्टनर राइट नाउ, बट जो क्वेश्चन की वर्डिंग्स है उसके हिसाब से वही लिखा है, रेट ऑन लोन इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट, तो इट इज 6%। अकाउंटिंग में कोई दिक्कत है इसकी? इजी है ये। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24 फॉर 6 मार्क्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब इट्स गुड स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें ऑप्शन है दो में से एक करो। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको एडमिशन के वक्त रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हम लोग ने तो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की उसमें बैलेंस शीट भी बनाया है, बट अब वही जैसे 6 मार्क्स के लिए वो लोग बहुत सारा नहीं पूछ सकते। अगर एडजस्टमेंट्स ज़्यादा है तो 2 ही चीज़ पूछेंगे, अगर एडजस्टमेंट्स कम रहती थी तो बैलेंस शीट भी पूछ लेते थे। बट डू यू माइंड अगर हम लोग साथ साथ में बैलेंस शीट भी बना ले तो चलेगा? ओके, बिकॉज हम वैसे भी कोई टाइम लिमिट के अंदर तो नहीं कर रहे, तो बना लेते बैलेंस शीट, हमारी प्रैक्टिस ही हो रही है। तो ध्वनि एंड इग्नूर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ये आपको बैलेंस शीट दिया है, यस। फर्स्ट ग्लांस में आप ये देखो, एडजस्टमेंट्स देखो, कोई एडजस्टमेंट ही आपको बहुत ट्रिकी दिख रही है। जैसे कि मैं क्या करता था, अगर एडजस्टमेंट्स में अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं ये देखता था कि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट पूछा है, इसमें तो पूछा है, इसमें नहीं पूछा है, तो आई वुड हैव गॉन विद द सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसकी भी अदरवाइज एडजस्टमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है ना। तो क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट में कैलकुलेशन का स्टेप और बढ़ता है, प्योरली फ्रॉम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आता ही नहीं है अपने को एक क्वेश्चन तो फिर तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर दोनों आते हैं और दोनों ही नहीं आते तो भी क्लियर है। अगर दोनों आते हैं तो फिर जैसे ये एडजस्टमेंट वाला जो आइटम है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है कभी कभार।
और दूसरा ये भी देख लेना कि फिगर्स कैसे दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी दोनों क्वेश्चंस में नंबर्स बहुत इजी दिख रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन वाइज। अगर आपको जैसे कोई भी फिगर का 10% 20% निकालना है तो आप दिमाग में कर सकते हो, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। बट अगर बहुत क्लियरली दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट तो वैसा चूज कर लेना। एंड दैट यू कैन डू इन द रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम रहता है क्या आपको? सीबीएसई के एग्जाम में भी रहता है, तो उसमें आप ये चूज कर लेना, तो सो दैट बाद में डिसीजन मेकिंग में टाइम वेस्ट ना हो ड्यूरिंग द पेपर। चलिए क्या लिखा है ये आपको, बैलेंस शीट दी ध्वनि एंड इग्नोर 3:2। ऑलरेडी इट इज नॉट इन द कैपिटल रेशियो, आई मीन कैपिटल इज नॉट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें हम लोग जब देखते हैं तो हमारे काम के कुछ फंड्स पे या अकाउंट्स पे मार्क करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इन्वेस्टमेंट से लेना देना होता है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,20,000 लिखी है, लेकिन 1 लाख पे वैल्यू करना है। ऐसे केस में आपको पता है क्या करते हैं, हम लोग ने कल एक क्वेश्चन भी किया था और रिजर्व भी पढ़ा है। तो रिजर्व को यूज करके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करते हैं और रिजर्व का जो बचा हुआ वैल्यू है वो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। एपीएफ इज अ लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। बाकी तीनों भी लाइबिलिटीज हैं। कैश इन हैंड, बिल्डिंग, ओके, डेटर्स लेस प्रोविजन 80 - 8, स्टॉक, accrued income, accrued income means income receivable, it is our asset। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस जो है वो लॉस है बेसिकली, P&L का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में लिखा है मतलब डेबिट बैलेंस, ये भी बांट देना है। On the above date they admitted Ishaya into the partnership for 25% share. Ishaya brings rupees 2,50,000 as capital and 40,000 for goodwill. So goodwill of the firm was valued at rupees 2 lakhs. Now the goodwill is valued at 2 lakhs फर्म की, बट वो तो सिर्फ 40,000 ला रही है। अब 2 लाख का 25% तो 50,000 होता है। सो एक्चुअली शी इज ब्रिंगिंग 10,000 लेस टूवर्ड्स गुडविल विच शुड बी एडजस्टेड थ्रू हर करंट अकाउंट। अदरवाइज ये सेंस नहीं बनता था, क्योंकि ये बात तो पक्की है, वेदर कैपिटल एडजस्टमेंट बाद में रहे चाहे न रहे उससे कुछ नहीं होता है, कि फर्म की जो टोटल गुडविल है उसमें एडमिटिंग पार्टनर अपने शेयर की तो गुडविल लाने के लिए लायबल रहता है। अब इशाया 40,000 कैश में ला रही है तो 10,000 उसके करंट अकाउंट के थ्रू रिकवर करेंगे। इशायास करंट अकाउंट डेबिट एंड दीज कैपिटल्स क्रेडिट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगेन एक और चीज देखता था मैं, अगर कंपेयर करना है तो अगर रेशियो चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन में टाइम लगने वाला है, तो आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर द इजियर वन। ये क्वेश्चन में लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि फ्यूचर रेशियो ध्वनि एंड इग्नोर का क्या रहेगा, तो मीन्स दे विल बी कंटिन्यूइंग इन देयर ओल्ड रेशियो, means their sacrifice has been made in the ratio which is their old ratio 3:2। अगले क्वेश्चन में 5:3:2 था। खैर अगला क्वेश्चन तो क्या है, रिटायरमेंट वाला है ना। अगले क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स में से एक रिटायर हो रहा है, शेयर इक्वली एक्वायर किया तो रेशियो चेंज होने वाला है। खैर दिस इज द गेनिंग रेशियो, इक्वली लिखा ही है, तो वो आपको केस टू केस देखना होता है, हम वो भी करेंगे। अब चलिए तो गुडविल का एक एडजस्टमेंट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ध्वनि एंड इग्नोर को क्रेडिट कर देंगे 40,000 का भी और रिमेनिंग 10,000 का भी। बैड डेट्स अमाउंटेड टू 5,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट सेम एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट मतलब अभी 80,000 के डेटर्स पे 8,000 का प्रोविजन है, 80,000 में से 5,000 तो बैड डेट्स में हट जाएंगे तो डेटर्स बचेंगे 75, तो न्यू प्रोविजन रिक्वायर्ड विल बी 7,500 एट द सेम रेट। मीन्स दो में से एक ट्रीटमेंट, या तो बैड डेट्स के कारण आप डायरेक्टली बैड डेट्स का डेबिट इफेक्ट तो ऑब्वियसली बैड डेट्स अकाउंट में जाता है, क्रेडिट इफेक्ट तो हमेशा इधर जाएगा, डेटर्स की वैल्यू तो कम होने वाली है। अब डेबिट इफेक्ट या तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू दो इंस्टेड ऑफ रूटिंग इट थ्रू बैड डेट्स अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 5,000 और फिर प्रोविजन को कम कर दो क्योंकि 8,000 को 7,500 पे लाना है। या दूसरा क्या तरीका हो सकता है, प्रोविजन है ही पड़ा तो बैड डेट्स का जो डेबिट है वो प्रोविजन में डालो। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू डेटर कितना 5,000, फिर प्रोविजन 3,000 पे आ गया, फिर प्रोविजन को बढ़ाना है, कितने पे लाना है 7,500 पे, कितने से बढ़ाना पड़ेगा 4,500 से, तो वो रिवैल्यूएशन के थ्रू कर लो, नेट इफेक्ट सेम रहेगा। या तो आप डेटर्स का डायरेक्ट रिवैल्यूएशन के थ्रू इफेक्ट लेते हो तो प्रोविजन को डायरेक्ट रिवैल्यूएशन से फिर कर लेना बाद में, और अगर डेटर्स का प्रोविजन अकाउंट के थ्रू करते हो बैड डेट्स एडजस्टमेंट तो भी प्रोविजन का फिगर चेंज करके काम हो जाएगा, नेट इफेक्ट सेम जाएगा।
Investments were valued at 1 lakh, not going to affect the revaluation account. Accrued income was recovered only of 14,500 in settlement. तो अक्रूड इनकम जो 20,000 की है उसमें उसका कुछ रिकवर हो गया है बोल रहे हैं, तो इसकी एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट 14,500, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,500 एंड अक्रूड इनकम अकाउंट क्रेडिट 20,000. वो अकाउंट हट जाएगा बुक्स में से क्योंकि रिकवर हो गया, कैश में आ गया. ठीक है, तो ये लॉस हो गया. बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%, मीन्स करेक्ट वैल्यू अगर 100 है तो बुक वैल्यू 120 है और बुक वैल्यू अभी 3 लाख है. So 3 lakh is 120. So how much is 100? करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी हमको, है ना. 3 lakh into 5/6, 2,50,000 is the correct value of building. Means 50,000 से बिल्डिंग को वैल्यू को डिप्रिशिएट कर रहा है, ज्यादा पे दिख रही है. अगर आप 3 लाख का 20% ले लोगे तो अगेन गलती हो जाएगी. ऐसा एक एमसीक्यू भी था इसी पेपर में हमने देखा था, है ना. तो वही चीज का एप्लीकेशन दोबारा. इन्वेस्टमेंट्स वाले का भी एमसीक्यू था सिमिलर. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हमने शायद एमसीक्यू या कल एक क्वेश्चन किया था ना, तीन मार्क वाला, 1 मार्क प्लस 1.5 मार्क वो वाला. एंड कैपिटल ऑफ ध्वनि एंड इग्नोर वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ईशायास कैपिटल कंट्रीब्यूशन, नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स. तो हम लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे, बैलेंस शीट भी बना देंगे. दे हैव आस्क्ड ओनली टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, कर लेते अभी के लिए समझने के लिए. सो आई एम प्रिपेयरिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन द नेक्स्ट पेज आई विल शो. रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत बड़ा ज़रूरत तो नहीं है. बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं हम लोग. एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बना लेते हैं. पार्टनर्स करंट अकाउंट पूछा नहीं है, उसमें बैलेंस आएगा क्योंकि एक तो जो पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उसको भी डेबिट पड़ेगा कुछ, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग 2 पार्टनर्स थे उनका भी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होने वाला है, लिखा है ना. सो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितना पूछा है उतना मैं बना रहा हूं. ध्वनि, इग्नोर एंड इशाया. तो अभी हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरह इसको स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम गिवन इन द बैलेंस शीट. हम लोग ने ये देखा है एडजस्टमेंट डेटर्स में है, बिल्डिंग के फिगर में है, कैश में भी है, अक्रूड इनकम में भी है. सिर्फ स्टॉक क्रेडिटर्स बिल्स पेबल वगैरह में नहीं है कुछ जगह. बैंक ओवरड्राफ्ट का ये जितना क्वेश्चन में पूछा है उसमें वैसे भी कोई रोल नहीं है. वो एक असम्पशन की बात रहती है कि बैंक ओवरड्राफ्ट पे ऑफ कर दिया कि नहीं किया. अभी ऑलरेडी उनकी कैश ज्यादा है फिर भी ओवरड्राफ्ट पड़ा है तो बाद में हम लोग उसको पे नहीं करेंगे. ओके, ऑल्टरनेटिवली कर भी सकते हैं, असम्पशन लिख देंगे. वैसे इस क्वेश्चन में जितना पूछा है उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट का कोई रोल ही नहीं है, समझ रहे क्या. चलिए, सो वी विल स्टार्ट विथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना दिया है 240 एंड 260. दिस इज द क्रेडिट बैलेंस. देन बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यू नो दैट दिस विल बी एडजस्टेड अलॉन्ग विथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो डबल एंट्री होते जाएगी. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट बाय 50,000, ये अकाउंट खत्म हो जाएगा. टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमारे क्लोजिंग एसेट्स में दिखेगा दैट विल रिड्यूस बाय 20,000, तो 1 लाख पे दिखेगा. सही है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट खत्म हो चुका है क्योंकि जिसका रिमेनिंग 30,000 है that will be transferred to the old partners capital account in the old ratio which is
3:2। सो 30,000 का 3:2 करोगे तो 18,000 एंड 12,000। तो आपको इफेक्ट समझ में आ गए सारे। देखो वो 50,000 के क्रेडिट को हमने दो जगह ट्रांसफर किया, उसमें से 20,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया और मतलब और ये 30,000 यहां ट्रांसफर किया, तो वो 50,000 का बैलेंस खत्म हो गया। देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड विल बी अपियरिंग इन आर क्लोजिंग बैलेंस शीट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 50,000, ये इससे कोई अदरवाइज फर्क नहीं पड़ता था। जनरल रिजर्व 60,000। जनरल रिजर्व आप अनलेस क्वेश्चन बोलता है कि कैरी फॉरवर्ड करना है, आप उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अदरवाइज ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो विच विल बी 36,000 एंड 24,000, करेक्ट, 3:2। देन क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज मैं बैलेंस शीट में लिख रहा हूं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, बोलो कितना कितना अमाउंट है? 40, 30, 20, ठीक है। अब दूसरी तरफ कैश इन हैंड, ये बैलेंस तो बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है क्योंकि इसमें क्या क्या होने वाला है, न्यू पार्टनर का पैसा आएगा और इसमें ये अक्रूड इनकम का भी पैसा आएगा। बस दो ही चेंजेस है मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो तो करंट अकाउंट से होने वाला है। तो ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं कैश इन हैंड, ब्रैकेट में लिख रहा हूं 50,000, इसमें प्लस माइनस कर लेंगे हम लोग जो 2-3 है। बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख, अभी के अभी इसको हम लोग रीवैल्यू भी कर देते हैं। आपने कैलकुलेट किया कि इसको 50,000 से रिड्यूस करना है, तो बिल्डिंग वैल्यू अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया, बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन हो गया। डेटर्स, डेटर्स के लिए मैंने आपको एंट्री बताया, बैड डेट्स हुआ है 5,000 का, तो न्यू डेटर्स विच विल अपीयर इन द बुक्स विल बी ₹75,000 इनर कॉलम में। बट डेटर्स को क्रेडिट किया है तो उसका डेबिट आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भेज सकते हो, क्योंकि वो आपने उसी पर्पस के लिए बनाया था, या तो रिवैल्यूएशन के थ्रू कर सकते हो। तो अगर मैंने प्रोविजन अकाउंट में भेजा तो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए ये प्रोविजन अकाउंट बता रहा हूं मैं, ये आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में 8,000 का बैलेंस पड़ा है, उसमें हमने डेटर्स के बैड डेट्स का इफेक्ट भेज दिया यहां पर 5,000, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां चला गया? डेटर्स अकाउंट में। यहां एक एक्स्ट्रा एंट्री के थ्रू रूट हुआ है, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स, प्रोविजन डेबिट टू बैड डेट्स, ठीक है, अल्टीमेटली प्रोविजन डेबिट हुआ। अब प्रोविजन को बढ़ाना है क्योंकि 3,000 पे आ गया, जबकि रिक्वायर्ड प्रोविजन क्लोजिंग बैलेंस रिक्वायर्ड इज 7,500, तो प्रोविजन को जो बढ़ाएंगे हम लोग रीवैल्यूएशन के थ्रू बढ़ाएंगे। 3,000 की चीज को 7,500 पे लेके जाना है तो 4,500 से बढ़ाना पड़ेगा। सो प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,500। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। 4,500 से रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया और दूसरा यहां पर लिख दिया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऑल्टरनेटिव वे वॉज कि डेटर्स को जो क्रेडिट किया उसका पूरा डेबिट यहां भेज दो 5,000 का, और फिर प्रोविजन में 8,000 पड़ा है उसको 500 से कम करना है, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 500, तो भी नेट इफेक्ट वही होता था, 5,000 माइनस 500, 4,500 से नेट डेबिट पड़ता था। सो डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये हमारा फिगर अब फाइनल हो गया फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट 67,500। देन स्टॉक 88,000, कोई चेंज नहीं है स्टॉक के फिगर में, तो ये बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा 88,000। अक्रूड इनकम, अब इसका कैश पे इफेक्ट आएगा। 20,000 में से 14,500 हमको रिसीव हो चुका है, तो कैश में ऐड होगा 14,500 रिकवर्ड लिखा है, लेकिन बाकी तो इनकम नहीं मिलने वाली है, तो इट इज आर लॉस। तो जो 5,500 नहीं मिला इट शुड बी डेबिटेड टू
revaluation account, which is also like a P&L adjustment account. एंड अक्रूड इनकम अकाउंट नील हो जाएगा, उसमें 20,000 क्रेडिट हो जाएगा और वो अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा. इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट. समझ रहे? प्रॉफिट एंड लॉस ये डेबिट बैलेंस है 1 लाख का. दिस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ध्वनि एंड इग्नूर पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. तो 60,000 एंड 40,000 इनको डेबिट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये ओल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है क्योंकि एसेट साइड में डेबिट बैलेंस रहता है. तो ये भी हमारा अब बैलेंस शीट के आइटम्स का ट्रीटमेंट हो गया है. एंड साइड बाय साइड नीचे के जो 4 एडजस्टमेंट्स थी उसका भी ट्रीटमेंट हो गया है. बट उसके बीच में जो पैराग्राफ लिखा है उसका अभी तक कुछ नहीं किया हमने, तो अभी एंट्री लेना पड़ेगा. इशाया ब्रिंग्स 2.5 इंक्लूडिंग 40 कि 2.5 प्लस 40? पढ़ो ना. प्लस 40 एंड 40,000 फॉर गुडविल. रीड तो करो बेटा. तो 2,90,000 लाया तो डबल एंट्री हो जाएगी. कैश अकाउंट डेबिट बाय 2,90,000 टू इशायास कैपिटल क्रेडिट बाय 2,40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 250 ना, सॉरी कैपिटल के 250 लाया ना, तो 250 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000 उसने लाया अभी. अब प्रीमियम फॉर गुडविल लेकिन पूरा नहीं आया ये, तो दो तरीके से कर सकते हो. या तो और उसमें पहले वैल्यू ला लो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या तो अब इतना कर लो बाद में दूसरे की भी एडजस्टमेंट एंट्री. तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया है फॉर्म की बुक्स में 40,000, इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो हु आर ध्वनि एंड इग्नूर. 40,000 को 3:2 में बांट दो, 24 एंड 16. बट अगर आप रेशियोज पे ध्यान दोगे तो 2 लाख का 25% होना चाहिए 50,000. तो इशायास करंट अकाउंट शुड बी फर्दर डेबिटेड विथ 10,000. उसने 10,000 कम लाया था, तो मैं यहां पर क्रिएट कर रहा हूं बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा रहा हूं इशायास करंट अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट अदरवाइज हमने कहीं ओपन नहीं किया है. उसमें डेबिट किया और उसका क्रेडिट भी जाएगा ये पार्टनर्स के अकाउंट में. ये एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी. इशायास देखो अलार्म बज रहा है. करंट अकाउंट डेबिट टू ध्वनि एंड इग्नोर्स अकाउंट 10,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2, 6,000 एंड 4,000. 4 बजे सो के उठते हो क्या दोपहर का नैप के बाद में? सो 6,000 एंड 4,000. समझ रहे क्या? दोपहर का नैप लेने की लग्जरी आप लोगों के पास नहीं. सही है. स्टूडेंट लाइफ आपको लगता होगा सही है यार, इन लोगों की लाइफ बढ़िया है. सो समझ गए क्या? टोटल ये टोटल देखो 50,000 ही है. ये टोटल देखो ना 30 + 20 गया, बट एक एंट्री की बजाय वो 10,000 का अलग से हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास किया. नाउ द गुडविल एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन. बुक्स में तो गुडविल कुछ थी नहीं, तो ये सिर्फ जो अनअकाउंटेड गुडविल थी उसका एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ. अब कैपिटल एडजस्टमेंट करना है सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इशायास कैपिटल. नाउ सी, अगर इशाया 2,50,000 ला रही है फॉर 25% शेयर, so total capital should be 10 lakh, isn't it? 2.5 lakh divided by 25% means 10 lakh. अब 10 लाख में से देखो कैलकुलेशन बहुत इजी है. हाँ आगे ऐसा समझ लो, बाकी दोनों का कितना कैपिटल रहेगा टोटल? अगर 10 लाख में से 2.5 लाख इशाया का है तो बाकी लोगों का 7.5 लाख, एंड दैट शुड बी इन दिस रेशियो. 7.5 लाख should be in this ratio 3:2. तो 4,50,000 and 3 लाख. या तो आप बिना काम के न्यू रेशियो निकालो फिर न्यू रेशियो में बांटो तो भी आंसर आ जाएगा. समझे कि मैंने क्या किया? क्योंकि उन दोनों का तो फ्यूचर रेशियो भी आपस का 3:2 ही रहने वाला है. उन दोनों का टोटल कैपिटल 7.5 लाख रहने वाला है. वो वाला पार्ट समझा? 7.5 लाख को 3:2 में बांट दो तो उन दोनों का रिक्वायर्ड कैपिटल आ गया 4.5 lakhs and 3 lakhs. सो अब अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहले क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि इससे जो लॉस हो रहा है ये दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाए. कितना हो गया? 60,000. रिवैल्यूएशन लॉस 60,000 शुड बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ध्वनि एंड इग्नूर.
36,000 and 24,000. सो ये पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा 36,000 and 24,000. अब आप देखिए, चाहे तो यहां पर टेम्परेली अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, या तो सिर्फ बैलेंस निकाल के हम लोग नेक्स्ट पेज पे वर्किंग कर सकते हैं. तो मैं सिर्फ बैलेंस निकाल के वर्किंग कर रहा हूं, बहुत सिंपल सा काम बचा है. सी इशायास कैपिटल is 2,50,000. On the basis of this, total capital of the firm should be 10 lakh. या आप लिख लो 2,50,000 into 100 upon 25. Now total capital of Dhwani plus Ignore required capital should be equal to 10 lakh minus 2.5 lakh. ये total capital required है, हाँ, which will be rupees 7,50,000. So there you go. यहाँ पर आप छोटा सा एक टेबल बना सकते हो, ध्वनि एंड इग्नोर, रिक्वायर्ड कैपिटल एंड एग्जिस्टिंग कैपिटल. अब इसमें जरूरी नहीं कि इक्वल अमाउंट का एडजस्टमेंट होगा, हो सकता है दोनों का ही शॉर्ट है, हो सकता है दोनों का ही एक्सेस है, और एक का शॉर्ट एक का एक्सेस, फिर भी अमाउंट कैंसिल नहीं होगा, जरूरी नहीं है, बिकॉज टोटल कैपिटल माइट चेंज. सो ध्वनि का रिक्वायर्ड कैपिटल है 7.5 लाख का 3/5 एंड इग्नोर का है 7.5 लाख का 2/5. इफ यू आर नॉट सो हैप्पी विथ 3/5 इवन नाउ, तो आपको टोटल कैपिटल पे फिर न्यू शेयर लगाना पड़ेगा. न्यू शेयर ऑफ ध्वनि वुड बी 3/5 ऑफ 75%, है ना. तो न्यू शेयर वुड हैव बीन 9/20 and for this partner would have been 6/20. 9/9 is to 6 is to 5 would have been the new ratio. तो उतना सारा करने की जरूरत मुझे नहीं लगी, इसलिए ऐसे भी काम बन रहे हैं. सो 4,50,000 एंड रुपीज 3 लाख. सो एंड द एग्जिस्टिंग कैपिटल विच वी विल फाइंड आउट फ्रॉम हियर, बताइए. 240 प्लस 60, अच्छा 240, 36 कैंसल, 30 प्लस 18 48, 12,000, 228. ध्वनि का कैपिटल है 2,28,000. क्रेडिट बैलेंस. इग्नोर का कैपिटल कैलकुलेट करो, 24 कैंसल, 12 32, 8,000 कम, 252 आ रहा है क्या, 252. इग्नोर का कैपिटल है 2,52,000. दोनों का ही कैपिटल कम है. सो दोनों के केस में उनके करंट अकाउंट को डेबिट करके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. सो देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ सर्टेन अमाउंट फॉर बोथ द पार्टनर्स. दिस इज रुपीज 2,22,000 एंड दिस इज शॉर्ट बाय रुपीज 48,000. तो अब इसकी सीधा मैं एंट्री की पोस्टिंग दिखा रहा हूं और बैलेंस शीट में करंट अकाउंट आ जाएगा. सो दोनों का कैपिटल शॉर्ट है. सो 2,22,000 से मैं ध्वनि को क्रेडिट कर रहा हूं, 2,22,000 बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट. देयर रिस्पेक्टिव करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड 48,000 से इग्नोर को क्रेडिट कर रहा हूं, जिससे इनका बैलेंस तो अब रिक्वायर्ड लेवल पे आ जाएगा, बट दूसरे अकाउंट में इसका इफेक्ट जरूर लेने का याद से. करंट अकाउंट में जो डेबिट गया 222 प्लस 48, वो बैलेंस शीट में सीधा दिखा सकते हैं आप. ध्वनिस करंट अकाउंट 2,22,000 था एंड इग्नोर्स करंट अकाउंट 48. तीनों पार्टनर का करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस जनरेट हुआ आफ्टर ऑल दिस एडजस्टमेंट्स. और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट हमको मिल जाएंगे, ध्वनि, इग्नोर एंड इशाया.
So which will be 4,50,000 for Dhwani, 3 lakh for Ignur and 2,50,000 for Ishaya, total 10 lakhs. Now बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगी, उधर कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस लिख दो तो भी बात बन जाए, तो कंप्लीट हो जाएगी. सो दिस विल बी 1140. दूसरे साइड का भी टोटल चेक कर लो, 1140 से मैच हो जाना चाहिए. नहीं, कैश का फिगर लिखा नहीं बाहर, वो लिख लेंगे तो हो जाएगा. 354,500 कैश का टोटल बाहर लिख लेने का. ठीक है, तो वो करके देख लो आप एसेट साइड का. मैं इधर पार्टनर्स का जो अकाउंट है उसमें क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूँ, जो कि बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड कैपिटल के लिए एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाला ही था. उसके बाद से उतना और क्रेडिट किया, मतलब उतना सा और ऐड किया. मैच हो गया आपका एसेट साइड का टोटल, किसी ने चेक किया? सो ये है हमारा बैलेंस टू बी कैरिड डाउन. 4,50,000, 3 लाख एंड सबसे इजी तो इशाया का 2,50,000. This will be the capital account. You can write the totals, then your answer will be complete. मैच हो गया. So आपको जो पूछा था वो ये पूछा था रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड मे बी उसके लिए ये वाली वर्किंग नोट साथ साथ में आप दे दोगे तो बेटर रहेगा. कोई कंफ्यूजन है तो बताइए. 6 मार्क क्वेश्चन के लिए बैलेंस शीट भी पूछते थे तो और एफर्ट बढ़ता था, इसलिए वो पूछा ही नहीं. फिर भी हमने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए पूरा काम किया. बोलो क्लियर है सबको? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट ऑल्टरनेटिव. अब सेकंड वाला देखते हैं. कौन रिटायर हो रहा है? बर्मन, सेकंड वाला. अमन बर्मन एंड रमन वर पार्टनर्स, 5:3:2. बैलेंस शीट वाज गिवन. तो मेरा ध्यान जाता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पे. accumulated depreciation on building, normally it is to be adjusted from building and shown on the asset side as a reduction, but liability side में दिखाया है तो कोई बात नहीं, आपको उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग का ही अभी तक का प्रोविजन है. प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी बांट देंगे. एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस तो एसेट है, लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो है वो लॉस है, उसको बांट दो. एंड गुडविल जो पड़ा है उसको भी हम लोग इन द फर्स्ट प्लेस बांट देते हैं. ये 20.00 नहीं है, वो 20,000 ही है, तो टोटल मैच नहीं होगा. ऑन द अबव डेट बर्मन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय अमन एंड रमन इक्वली. सो यू कैन ऑल्सो सी, ये इसका 3/10 था तो 1.5 1.5 दोनों को गया, तो नाउ इसका 6.5 हो गया और इसका 3.5 हो गया. आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द न्यू रेशियो, वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, तो इंटू 2 कर दो तो 13:7. बट द गेनिंग रेशियो इज 1:1. गेनिंग रेशियो के बारे में यहां हिंट मिल गई. इट वॉज एक्वायर्ड बाय बोथ ऑफ देम इक्वली. अब आपको लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% बनाना है, ऑलरेडी है नहीं तो फाइन. इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दो ही पूछा है, अगेन बैलेंस शीट नहीं पूछा है, बट हम बना लेंगे इफ यू डोंट माइंड. मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1 लाख. सो बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 1 लाख है, बुक वैल्यू 1 लाख माइनस 20,000 है, तो उसको और 20,000 से अप्रिशिएट करना है बिल्डिंग की वैल्यू को. 1 लाख का बोलोगे चेंज करने की जरूरत नहीं, गलत हो जाएगा, उसका दूसरा अकाउंट इधर पड़ा है, तो 20,000 से बढ़ाना है बिल्डिंग का वैल्यू. फर्नीचर वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%. इट सीम्स टू बी देयर फेवरेट एरिया, मतलब 60,000 is after adding 20% to the correct figure. तो 60,000 is equal to 120. 60,000 divide by 120 into 100. 50,000 आएगा शायद. 50,000 should have been the correct value of furniture. Then stock was valued at 55. Stock was valued at 55. आगे लिखा है, मतलब स्टॉक की भी वैल्यू बढ़ रही है. Creditors of 15,000 took over stock of 10,000 in the settlement of their claims. तो इसमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? लॉस होगा क्या? 15,000 के क्रेडिटर 10,000 के स्टॉक में एडजस्ट हो रहे हैं, फायदा ज्यादा, लाइबिलिटी एडजस्ट हो रही है, 5,000 का फायदा हो रहा है. सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बाय 15,000, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट बाय 10,000 एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट बाय 5,000. 5,000 का फायदा हुआ. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000. तो वॉट एवर इज द बुक वैल्यू गिवन उसको तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर डालते हैं,
एज अ लॉस, और फिर जो करेक्ट वैल्यू है उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं यूजिंग द गेनिंग रेशियो इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। तो कुछ नहीं, 80,000 में बर्मन का शेयर निकालेंगे विच सीम्स टू बी 3/10, 3/10 है ना, तो 80,000 का 3/10 24,000, 24,000 दोनों पार्टनर्स को इक्वली क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और क्योंकि बर्मन इज द रिटायरिंग पार्टनर और बर्मन को 24,000 क्रेडिट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट इनके चल रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वर्थलेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नाउ 20,000। तो ढेर सारे एडजस्टमेंट्स आपके रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सारे अकाउंट में रीवैल्यूएशन का इफेक्ट आ रहा है। 20,000 was paid immediately to Burman on retirement, brought in by होना चाहिए अमन एंड रमन इन द रेशियो 3:2। तो 20,000 उसको इमीडिएटली पे किया, मतलब बाकी का उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया यदि उससे भी ज्यादा है तो, और ये जो 20,000 है ये इन्होंने 3:2 रेशियो में लाया। इस रेशियो का उनके प्रॉफिट शेयरिंग से कुछ संबंध नहीं है, सिर्फ पैसा उन्होंने उस रेशियो में लाया है, इसका कोई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से भी संबंध नहीं है। बट हाँ, 20,000 का 3:2 करो कितना कितना होता है, 12,000 और 8,000, तो उतना उतना उनको क्रेडिट हो जाएगा जो पैसा ला रहे हैं। सो चलिए बनाते हैं हम लोग अकाउंट। क्या क्या लग रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट लग रहा है और बैलेंस शीट भी बना लेंगे और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस क्वेश्चन में बाकी कोई डिटेल्ड वर्किंग नहीं है, या जिसके कारण जैसे पिछली बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा था, तो वो आप ऑप्शन में ये वाला फिर प्रीफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑल्टरनेटिव 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप जो अपने फाइनल आंसर्स है उसको मैच करते जाना, और जो सजेस्टेड आंसर्स दिए हैं बोर्ड ने फॉर्मेट में भी देख लेना, कुछ हमने अलग तो नहीं करके रखा है ऑल टुगेदर। बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे हम लोग। सो इतने में काम हो जाएगा आराम से। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग गिवन इन द बैलेंस शीट, और फिर जो जो चीज़ों में एडजस्टमेंट है मैं वो भी करते ही जाऊंगा। कैपिटल बैलेंसेस 80, 70 एंड 50। कैपिटल बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80, 70 एंड 50। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को बांट दो, उससे रिलेटेड कोई क्लेम है नहीं। 50,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, 25, 15 एंड 10। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 25, 15 एंड 10। थोड़ा सा कैलकुलेशंस ये बेसिक वाले दिमाग में होना चाहिए फास्ट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है। मैं अब जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें बिल्डिंग के फिगर को इनर कॉलम में लिखूंगा, वैल्यू बढ़ जाएगी बिल्डिंग की, 1,00,000 थी ना 1,20 हो जाएगी, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस को मैं चेंज नहीं करूंगा, वो कितना पड़ा है 20,000। तो बिल्डिंग की जो वैल्यू बढ़ी है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, तो उसका दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। बिल्डिंग की क्योंकि बुक वैल्यू 1,00,000 माइनस 20,000 थी और मार्केट वैल्यू 1,00,000 थी, तो इसलिए बुक्स में उसकी वैल्यू को 1,00,000 पे लाने के लिए हमने क्या किया, 20,000 से ग्रॉस वैल्यू को बढ़ा दिया। ये डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को मैंने छेड़ा नहीं, सिर्फ लाइबिलिटी में शो करने की जगह करेक्टली उसको एसेट साइड में शो करना चाहिए, वैसा किया। सो बिल्डिंग का एडजस्टमेंट हो गया है। देन
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इस बार लाइबिलिटी साइड में बैलेंस है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है। 40,000 को 5:3:2 में हम लोग पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे बेटा। 40,000 इंटू 5/10 20, 20 3/10 12, 2/10 8, बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। क्रेडिटर्स की वैल्यू में भी चेंज है, बट वो स्टॉक ले रहे हैं तो हम लोग पूरा काम कर सकते हैं एक साथ। तो मैं स्टॉक से शुरू करता हूं। स्टॉक की जो वैल्यू है, ध्यान से देखो, है 40,000 बुक्स में। पहले तो उसको 55 पे लाना है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट बाय 15,000 एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट बाय 15,000। तो अब आप इमेजिन करो स्टॉक की वैल्यू 55 पे आ चुकी है, 40,000 प्लस 15,000। अब उसमें से 10,000 का स्टॉक कम हो गया क्योंकि क्रेडिटर ने ले लिया, तो स्टॉक का फाइनल वैल्यू कितना बचा, 45,000। और जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है वो 10,000 से कम हुआ कि 15 से कम हुआ। क्रेडिटर्स का बैलेंस तो 25,000 है, वो तो 15 से कम हुआ, तो 10,000 बचा। तो जो बच्चे ये इसकी प्रैक्टिस सिर्फ बिना बैलेंस शीट के करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आप बैलेंस शीट के साथ करोगे तो टोटलिटी में पिक्चर समझेगा। स्टॉक में से 10,000 क्रेडिट हुआ, क्रेडिटर्स में 15,000 डेबिट हुआ, तो 5,000 का तो फायदा हुआ, ऐसा सोचना है। दैट शुड बी क्रेडिटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय क्रेडिटर्स। तो मतलब दो फायदे हुए, एक तो स्टॉक की वैल्यू जो बढ़ी थी 40 से 55 पे गई थी, और दूसरी क्रेडिटर्स जो कम में मान गए, 15,000 के क्रेडिटर्स 10,000 में मान गए, तो वो 5,000 का और फायदा हुआ। तो देयर इज डबल बेनिफिट हियर। सो विद दिस आई हैव एडजस्टेड द एडजस्टमेंट नंबर सी, ये कंप्लीटली एडजस्ट हो गया पूरा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी कुछ लिखा है। 15,000 था लेकिन अब 20,000 हो गया है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया है 5,000 से, तो नया वैल्यू 20,000 है, तो 5,000 हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। देन बैंक बैलेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि जो पैसा दिया जा रहा है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही ला करके दे रहे हैं और बाकी का अमाउंट उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। सो बैंक बैलेंस पे कोई और ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नहीं आ रहा है। कुछ और सेटलमेंट वगैरह हुआ है क्या, नथिंग डूइंग। देन फर्नीचर 60,000 का है। फर्नीचर के बारे में आपने पढ़ा कि इट वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%, मीन्स द वैल्यू शुड बी रिड्यूस्ड टू 50,000। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट बाय 10,000 हुआ। देखो क्लास में पढ़ाता था तब पूरा एंट्री हम लिखते थे 60 - 10, अभी जरूरत नहीं है, अभी बैलेंस शीट तो वैसे भी हम एक्स्ट्रा में बना रहे हैं। डबल एंट्री सोचो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 10,000। इनकेस यू आर स्टिल वंडरिंग कहां से आया, तो 60,000 120 के बराबर है, तो जो 20 का पार्ट है वो 10,000 के बराबर है, दैट इज द ओवर वैल्यूएशन पार्ट। देन डेटर्स में कुछ एडजस्टमेंट है। डेटर्स 50,000 बोला है, लेकिन बैड डेट्स तो नहीं है, बट प्रोविजन बनाना है ना। एडजस्टमेंट नंबर बी हो गया। प्रोविजन बनाना है 10% का, तो कितना था डेटर्स 50, इनर कॉलम में लिख लेते हैं, लेस प्रोविजन, मतलब कि 20% ना, 10% मतलब 5,000। सो प्रोविजन बनाने के लिए अगेन आप रिवैल्यूएशन में डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 10% ऑफ 50,000। नेट डेटर्स का फिगर जो बैलेंस शीट में बाहर आएगा दैट विल बी 45,000। कंप्लीट होते जा रही है हर चीज की डबल एंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वर्थलेस लिखा है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के बैलेंस को राइट ऑफ कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस को डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में नहीं भेजेंगे, इट इज एन एसेट विच कुड नॉट रिकवर एनीथिंग फॉर अस। बट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे 20,000 को। दोनों 20,000 का ट्रीटमेंट अलग अलग है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लाइक लॉस
नॉट येट रिटर्न ऑफ, उसको क्रेडिट कर दो और पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में आप डेबिट कर दो 10,000, 6,000 एंड 4,000, 5:3:2, सही है। एंड गुडविल को भी, जो बुक वैल्यू ऑफ गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देते हैं, बाद में हम लोग एक्चुअल गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे। 30,000 है तो 15,000, 10 एंड 5 नहीं, 59 एंड 6, देखो ना ध्यान से, कैलकुलेशन सोचो, 3/10 ऑफ 30,000 9,000 होता है, सो 15,000, 9,000 एंड 6,000। सो ये बैलेंस शीट के आइटम्स का एडजस्टमेंट हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला भी एडजस्टमेंट हो गया। ABCE ये एडजस्टमेंट्स हो गए। अब डी वाला कर लेते हैं। गुडविल का अपन ने देखा 80,000 है, उसमें से बर्मन का शेयर 24,000 बनता है, 3/10, तो बर्मन शुड बी क्रेडिटेड विद 24,000। नहीं नहीं, बर्मन तो सेकंड पार्टनर है ना, तो 3/10 तो 24,000, एंड उसका आधा आधा अमन एंड रमन को डेबिट जाएगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू गेन इक्वली इन द फ्यूचर। तो अमन एंड रमन को 12,000 ईच का डेबिट जाएगा, और दूसरा अकाउंट आप लिखोगे टू बर्मन्स कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल, एंड यहां पर आप अलग अलग भी इसको क्रेडिट दे सकते हो। अमन्स कैपिटल का 12,000 एंड रमन्स कैपिटल का 12,000, मतलब कि या तो फिर सन्ड्री लिख सकते हो ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड द डबल एंट्री, ठीक है। 24,000 बर्मन को क्रेडिट हो रहा है और 12 अमन एंड रमन को गेनिंग रेशियो वाले में डेबिट हो रहा है। आप कहीं लिखना चाहे तो नीचे लिख सकते हो, गेनिंग रेशियो ऑफ अमन एंड रमन इज इक्वल टू 1:1। बाकी सारी चीजें तो हो गई है। अब ये जो पेमेंट है 20,000 पे किया, जो कि अमन एंड रमन ने लाया है, तो बैंक बैलेंस को फर्क नहीं पड़ेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल एंड टू रमन्स कैपिटल 12,000 एंड 8,000, ये तो एक्चुअल पैसा लाया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट एंड बर्मन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये सिंपली ऐसी एंट्री है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एंट्री है, इजीएस्ट एंट्री। इट विल नॉट हैव एनी नेट इफेक्ट ऑन द बैंक अकाउंट। पहले बैंक बैलेंस 20,000 से बढ़ा, फिर 20,000 से कम हो गया, दैट्स इट। नाउ वी गेट द बैलेंस, बट ट्रांसफर द रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस बिफोर दैट। रीवैल्यूएशन में देखो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नील है क्या, वेरी गुड, 40,000 और इधर भी 40,000, तो ये देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। सो यहां से कुछ पार्टनर्स अकाउंट में जाएगा ही नहीं। अब बस पार्टनर्स अकाउंट का जो बैलेंस बचा है, अमन एंड रमन का कैपिटल बोल के आएगा, एंड बर्मन का जो बैलेंस बचा है वो बर्मन्स लोन अकाउंट में चला जाएगा। इफ यू ऑब्जर्व, यस देयर इज अ बैलेंस इन बर्मन्स अकाउंट एज वेल। तो जरा कैलकुलेट कर लो, देयर इज नो नीड टू एडजस्ट द कैपिटल इन दिस क्वेश्चन। 1,37,000 टोटल आ रहा है अमन का, एंड उसमें से 37 माइनस करेंगे तो 1 लाख बच रहा है क्या, अमन का बैलेंस 1 लाख। बर्मन का तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसका टोटल लगाओ 185 प्लस 36, 121 ना, 121 माइनस 35, सही है कि नहीं। सो कितना आ रहा है 86, 86 इधर लिखना पड़ेगा, बर्मन के लोन अकाउंट में इतना जा रहे हैं। बर्मन का लोन अकाउंट का बैलेंस मैं यहां लिख रहा हूं 86,000 इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैलकुलेशंस चेक कर लीजिए। फिर रमन का टोटल 60 प्लस 8 प्लस 8 76, 76 माइनस 22 54,
समझा क्या? सो 54,000 विल बी रमन्स कैपिटल, इसको यहां लिख लेते हैं। एंड हमने ये निकाला था 1 लाख, अमन का भी चेक कर लो, तो ग्रैंड टोटल कैपिटल हो गया 1,54,000 एंड इससे आपको टोटल मिल जाएगा, बोलो कितना आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल? 190 प्लस 80, 270, एसेट साइड का 270 आ रहा है, लाइबिलिटी साइड का 270, 30, 184, 190 प्लस 80, 270, तो बैलेंस शीट भी टैली हो गई। अब आप, आज अपन लोग ने 3 ही क्वेश्चंस किए शायद, है ना, 6 मार्क्स के, तो आप सारे के आंसर्स चेक कर लो जो सजेस्टेड आंसर्स मार्किंग स्कीम में है। कुछ अलग लग रहा है आपको ट्रीटमेंट तो बताइए, कुछ वर्किंग उन्होंने एक्स्ट्रा बना के रखी है कुछ, तो वो भी देख लो। सो ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक के? नाउ वी जस्ट हैव 1 क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, उसमें ऑल्टरनेटिव है, तो वो शेयर कैपिटल पे बेस्ड कल की क्लास में हम लोग लेंगे। इज दैट ओके? चलिए, थैंक यू।